नमस्कार बच्चों, मैं अजय कुमार @ग्लोरियस क्लास 2.0 में आपका स्वागत है। आज मैं साइंस के फिजिक्स का प्रथम चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन का ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहा हूँ। आज मैं कुछ ऑब्जेक्टिव बताऊँगा और उसका उत्तर। बच्चों, आप लोग के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। सिर्फ क्लास 10th के लिए नहीं, क्लास 10th के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी कर रहे सभी छात्र छात्राओं के लिए भी यह महत्वपूर्ण वीडियो है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक। अगला प्रश्न है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो ये अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो अवतल दर्पण। सीधा सीधी भी क्वेश्चन रहे कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण। ज़्यादा करके ऐसे ही लिखा रहता है। ऐसे दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो अवतल दर्पण। तीसरा प्रश्न है, किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस बिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा। किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा। चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। कहता है, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है r/2। तो यहाँ पर r का मान रखेंगे 32 और भागा दे देंगे 2 से, तो 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर होती है? 16 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण में हमेशा धनात्मक उत्तर पॉजिटिव में होता है। 5वां नंबर प्रश्न है, परावर्तन के नियम से आधारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन के नियम से आधारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन के नियम से आधारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगला प्रश्न है, 6ठा नंबर, हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 7वां नंबर प्रश्न है, प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग का। प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग का। प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग का। 8वां नंबर प्रश्न है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसके 2 नियम हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। 9वां नंबर प्रश्न है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण। 10वां नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का अंतर क्या होता है? तो
गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या कहलाता है? तो F बराबर R/2 कहलाता है। अगला प्रश्न है 11वां नंबर, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है अवतल दर्पण। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है अवतल दर्पण। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है अवतल दर्पण। 12वां नंबर प्रश्न है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। 13वां नंबर प्रश्न है दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? 13वां नंबर प्रश्न है दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, 1/v + 1/u बराबर 1/f। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u बराबर 1/f। 14वां नंबर प्रश्न है किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण और तथा उत्तल दर्पण में। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में। 15वां नंबर प्रश्न है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? आभासी तथा बराबर। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? आभासी तथा बराबर। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? आभासी तथा बराबर। 16वां नंबर प्रश्न है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। 17वां नंबर प्रश्न है किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से। 18वां नंबर प्रश्न एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? काल्पनिक और हराशित। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक और हराशित। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक और हराशित। 19वां नंबर है ईंट क्या है? अपारदर्शी पदार्थ। ईंट क्या है? अपारदर्शी पदार्थ। जिससे प्रकाश इस पार से उस पार नहीं हो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ईंट क्या है? अपारदर्शी पदार्थ। 20वां नंबर प्रश्न है हमारी आँखें जो देख सकती वे वस्तुएं क्या होती है? वे वस्तुएं दीप्त या प्रदीप्त होती है। हमारी आँखें जो देख सकती है वे वस्तुएं क्या होती है? दीप्त या प्रदीप्त होती है। 21वां नंबर प्रश्न है एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो 6 मीटर से। एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? 6 मीटर प्रति सेकंड से। अगला प्रश्न है 21वां नंबर संयुग्मी फोकस संभव है केवल अवतल दर्पण में। संयुग्मी फोकस संभव है केवल अवतल दर्पण में। 23वां नंबर प्रश्न है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो जाएगी क्योंकि R बराबर फॉर्मूला होता है 2F। बस 20 को 2 से गुना कर देंगे वक्रता त्रिज्या प्राप्त हो जाएगा। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 40 सेंटीमीटर। 24वां नंबर प्रश्न है यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण क्या होगा? वह दर्पण
अवतल दर्पण होगा। वह दर्पण क्या होगा? अवतल दर्पण। इसका बी ऑप्शन सही है। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। 25वां नंबर प्रश्न है, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूर पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। यह किस दर्पण में संभव है? तो यह उत्तल या समतल दर्पण में होता है। यह उत्तल या समतल दर्पण में होता है। किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूर पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है। संभवतः किस दर्पण में? तो समतल या उत्तल दर्पण में। इसका उत्तर डी होगा। 26वां नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है। वह दर्पण क्या होगा? तो वह दर्पण उत्तल दर्पण होगा। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण क्या होगा? वह दर्पण उत्तल दर्पण होगा। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का सदैव प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। 27वां नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? ध्रुव तथा फोकस के बीच। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? ध्रुव तथा फोकस दूरी के बीच। कैसा नहीं, कहाँ बनता है? उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है ध्रुव तथा फोकस के बीच। 28वां नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को परावर्तित करता है। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वस्तु प्रकाश को परावर्तित करता है। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वस्तु प्रकाश को परावर्तित करता है। 29वां नंबर प्रश्न है, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकते हैं? तो समतल दर्पण में। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है? समतल दर्पण में। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है? समतल दर्पण में। 30वां नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। अगला प्रश्न है 31वां नंबर, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? नहीं। क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? नहीं। क्या समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? नहीं। 32वां नंबर प्रश्न है, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका प्रवर्तन कोण कितना होगा? 30 डिग्री। प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका प्रवर्तन कोण कितना होगा? 30 डिग्री। किस प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका प्रवर्तन कोण कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा। 33वां नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। 34वां नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया
तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। किसी वस्तु का अगला प्रश्न है 35वां नंबर, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अवतल दर्पण द्वारा। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? अवतल दर्पण द्वारा। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? अवतल दर्पण द्वारा। 36वां नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? हमेशा सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा सीधा। 37वां नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु कहाँ रखा जाता है? फोकस के अंदर। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? फोकस के अंदर। 38वां नंबर प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। 38वां नंबर प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है? उत्तल दर्पण होना चाहिए, गलत लिखा गया है। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 39वां नंबर है, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। 41वां नंबर प्रश्न है, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है अवतल। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है अवतल। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है अवतल। 42वां नंबर है, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। 43वां नंबर प्रश्न है, प्रकाश तरंग उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग का। प्रकाश तरंग उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग का। 44वां नंबर प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। 45वां नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन 1 के बराबर होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन 1 के बराबर होता है। 46वां नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर अपसारित होने लगती है। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर अपसारित होने लगती है। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर अपसारित होने लगती है। 47वां नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन होता है। गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन होता है। 48वां नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? ध्रुव के। गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मानते हैं? तो ध्रुव के। 49वां नंबर प्रश्न है, अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है तो उसका आवर्धन क्या होगा? m बराबर 0। अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है तो उसका आवर्धन क्या होगा? m बराबर 0।
50वां नंबर प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। उत्तल दर्पण। 51 नंबर प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति कहाँ होती है। तो दर्पण और ध्रुव और उसके फोकस के बीच। दर्पण और ध्रुव और उसके फोकस के बीच। जब किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति कहाँ होती है। दर्पण और ध्रुव और उसके फोकस के बीच। 52वां नंबर प्रश्न है, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा। आभासी और बड़ा। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा। आभासी और बड़ा। 53वां नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। 54वां नंबर प्रश्न है, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। अनंत पर। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। अनंत पर। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। अनंत पर। 55वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है। अवतल दर्पण। निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है। अवतल दर्पण। 56वां नंबर प्रश्न है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है। उत्तल दर्पण से। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है। उत्तल दर्पण से। 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो तीनों दर्पण से। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो तीनों प्रकार के दर्पण में। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो तीनों प्रकार के दर्पण में। 58वां नंबर प्रश्न है, परावर्तन का कोण होता है। परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। परावर्तन कोण क्या होता है। तो होता है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। परावर्तन का कोण होता है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। परावर्तन कोण होता है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। तो बच्चों, आज हमने आपको प्रकाश का प्रवर्तन का पूरा ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप मेरा चैनल @Glorious Class 2.0 को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें और ये सभी क्वेश्चन को अपनी कॉपी में उतार कर बढ़िया से याद करें ताकि आपको एक एक प्रश्न का उत्तर याद हो जाए। धन्यवाद बच्चों।